नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करते हैं जॉस हिंदी में। मैं हूं गीता आपके साथ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर में कूटनीतिक रणनीति बनने लगी है। बात करें चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कई दूसरे देशों की भी, जिन्होंने तालिबान को एक तरीके से देखा जाए तो कूटनीतिक मान्यता देनी शुरू कर दी है। चीन ने भी तालिबान को कूटनीतिक मान्यता दे दी है, लेकिन भारत ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं। कहीं ना कहीं भारत आज भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। आगे भारत तालिबान को लेकर क्या स्टैंड लेगा, इस पर सबकी नजरें फिलहाल टिकी हुई हैं। यूएस और दूसरे पश्चिमी देश अफगानिस्तान को लेकर आज एकदम ठीक रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो तालिबान से भी बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हामिद करजई, अब्दुल्ला सभी मिलकर सरकार बनाएं और साल भर में चुनाव करवाएं। अगर वो इस्लामिक शासन चलाना चाहते हैं तो चलाएं, इसमें कोई बुराई नहीं। जब ईरान, पाकिस्तान, सऊदी ये सब इस्लामिक राष्ट्र रह सकते हैं तो अफगानिस्तान भी रह सकता है, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए कि इस्लाम का आधुनिकीकरण करे और बेहतर शासन व्यवस्था दे। लेकिन दूसरी तरफ आज हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ एक फैसले ने इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल शुरू कर दी है। हर देश को अपनी सीमा और अपनी रणनीतिक साझेदारी की चिंता आज सताने लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व होने का सीधा सा मतलब कई देशों के लिए एक लंबा संघर्ष या अपनी ऐतिहासिक भू राजनीतिक छवि को बदलना होगा। आज तालिबान के समर्थन में चीन, रूस और पाकिस्तान खुलकर सामने आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। मगर इस भौगोलिक क्षेत्र को समझें तो हम पाएंगे कि तालिबान के बढ़ने से सबसे ज्यादा जो एक अस्थिरता है वो इन्हीं तीन देशों के लिए खड़ी हो रही है। और शायद यही वजह है कि तीनों तालिबान से संबंध बनाने के लिए उतावले भी नजर आए। और इन हालातों में किस देश के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या खतरे हैं और अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, आज का स्ट्रेट टॉक होगा इसी पर। आइए करते हैं आज के स्ट्रेट टॉक की शुरुआत। क्या कूटनीति से हारेगा कट्टर तालिबान? सवाल ये आज सबसे बड़ा यही बना हुआ है और आज का स्ट्रेट टॉक हम इसी पर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तालिबान को लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में एक शक का माहौल पनपा हुआ है और ये जो शक है वो एकदम सही भी है। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में सरकार गठन को लेकर बातचीत भी चल रही है और इस बातचीत की जो मध्यस्थता है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कर रहा है। एक ऐसी सरकार बनाने पर जोर है आज जिसमें तालिबान के अलावा दूसरे लोग भी हों। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बाकी बचे जो बड़े देश हैं उनको भी अपनी नीति आज बनानी ही होगी। पर वो नीति क्या हो, कुछ ऐसी से जुड़े सवाल, कुछ ऐसे ही सवाल आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लेकर आए हैं आपके लिए और चाहेंगे कि आप भी जरा उन सवालों पर गौर करें और फिर अपनी जो बात है हम हमारे साथ साझा करें, हम तक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहुंचाएं। चलिए सवालों पर नजर डाल लेते हैं। आज कूटनीति से हारेगा कट्टर तालिबान, सवाल ये भी लेकिन अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों की जो रणनीति है आज क्या होनी चाहिए। डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन दिस। सवाल ये भी कि अफगान मसले को लेकर आज भारत को क्या करना चाहिए, वेट एंड वॉच ही करना चाहिए या फिर जहां तक एक मान्यता देने की बात जब सामने आती है तो सवाल खड़े की जा रही है। भले ही मान्यता दे या ना दे वो दूर की बात है, लेकिन एक बातचीत का दौर आज शुरू करना चाहिए। तो क्या ये जल्द शुरू होना चाहिए या फिर नहीं, इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। सवाल ये ही कि आज नहीं तो कल तालिबान के खिलाफ क्या आपको लगता है कि आवाज जरूर उठेगी? सवाल ये भी कि तालिबान को मान्यता भारत दे या ना दे। अभेद किला रही पंजशीर घाटी, सिर्फ एक यही पंजशीर घाटी है जहां पे तालिबान का अभी जो कहें एक रूल सामने नहीं आया है। तालिबान ने अभी तक इस क्षेत्र को रूल नहीं किया है, कवर नहीं किया है। अभेद किला रही पंजशीर घाटी तालिबान के सामने क्या लगता है आपको कब तक टिक पाएगी? क्योंकि यहां पर साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि 300 तालिबानियों को खदेड़ा गया है, लेकिन तालिबानियों का मानना है कि ये सच नहीं है। तालिबान के सामने जो अभी फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस जुटी हुई है उनका विरोध कर रही है और 300 तालिबानियों को मौत के घाट उतारने की बात कर रही है। आगे भी उनके सामने ये कितना टिक पाएगी? क्या उसे इंटरनेशनल सपोर्ट आज मिलेगा तालिबान को? क्या आपको लगता है कि इंटरनेशनल सपोर्ट आने वाले वक्त में मिलेगा? सबसे अहम सवाल देखिए, पूरे एक हफ्ते से हमने अफगानिस्तान
के एक स्ट्रगल को कवर अप किया है इस प्रोग्राम के माध्यम से, और आपने भी बखूबी हमारा साथ देकर कॉल कर अपनी राय जो है हम तक साझा की, अपने पॉइंट ऑफ व्यू साझा किए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें रह गई जिस पर हम देखते हैं कि समय कम होने की वजह से भी आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अपनी बात उस पर नहीं रख पाए। हम चाहेंगे कि आज जब हम एक पूरे दुनिया में जब आज इस मसले को एक शक की नजरों से देखा जा रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि तीन जो मुख्य देश हैं, पाकिस्तान, चीन और अगर रशिया की बात करें, इनका ऑल ऑफ सडन तालिबान के सपोर्ट में आना, क्या रीजन है वो आप सभी जानते हैं। दूसरे अभी फिलहाल जो बड़े देश हैं वो एक कहें एक कूटनीति पर काम कर रहे हैं, और फिलहाल आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। हम ये भी जानते हैं कि अब 24 तारीख को G7 की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे, यूके पीएम बोरिस जॉनसन हालांकि इस G7 का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान पर ही चर्चा होनी है। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप जो चलने की पूरी देश कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो देश जो तालिबान को किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ वो दूर से बैठकर अभी उन्हें वॉच करेंगे कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो रहा है कि बहुत से देश दूसरे देशों को देख रहे हैं कि वो जिस तरीके का कदम उठाएंगे हम भी वैसा ही कदम उठाएंगे। जहां तक हम भारत के संदर्भ की बात करते हैं, आज हम ये देखते हैं कि भारत जो है वो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। डेफिनेटली उसका ये मानना है कि हमारे जो दूसरे साथी देश हैं उनका जो भी रुख होगा तालिबान को लेकर, कुछ वैसा ही हम भी करेंगे। लेकिन हम जब बात करते हैं अपने पूर्व के राष्ट्रीय सलाहकारों का, रक्षा सुरक्षा सलाहकारों का, उनका साफ तौर पर मानना है कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में यदि भारत उस स्ट्रैटेजिकली उस रास्ते पे चल रहा है, दैट इज वेरी गुड, बट अब उन्हें आगे वो उसे रिकॉग्नाइज आगे करे या ना करे, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज सेकेंडरी थिंग। लेकिन प्राइमरी थिंग आज ये होनी चाहिए कि आज कहीं ना कहीं उसे तालिबान से अपनी जो बात शुरुआत है वो आज कर लेनी चाहिए। आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम उन बड़े देशों का जिनका जिक्र बार बार हो रहा है जब से अफगानिस्तान का स्ट्रगल जो है वो चल रहा है तालिबानियों के आने से, तमाम उन देशों का जिक्र करेंगे कि तालिबान को साथ लेकर वो चलें या ना चले, इसमें उन्हें हानि क्या होगी, उन्हें लाभ क्या होगा, वो आपके सामने की जिस्ट जरूर रखेंगे। लेकिन जरूर चाहेंगे कि इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। हमें कॉल कर जरूर अपनी राय रखेगा कि आज जब हम एक तालिबान को रिकॉग्निशन देने की बात कर रहे हैं, उसमें बाकी जो दूसरी कंट्रीज जिनका रुख अभी तक सामने, भले ही वो यूएस हो, भले ही वो यूके हो, भले ही वो इंडिया हो, इन सब का जो रुख है वो किस तरीके का होना चाहिए तालिबान को आगे लेकर। फिलहाल यूएस के साथ रिलेशन इस वक्त तालिबानियों का जो है वो आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि तालिबान ने एक बार फिर से यूएस को वार्न किया है, क्योंकि जो बाइडेन ने भी हाल ही में कहा कि जब तक उनके अपने स्वदेश नहीं लौट आते हैं तब तक हमारी जो सेना है वो वहाँ पे डिप्लॉय रहेगी, वहाँ पर वो तैनात रहेगी। लेकिन तालिबानियों का अभी यूएस को चुनौती देना, राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती देना कि अपने जो बाकी बचे लोग हैं या फिर बाकी अपनी जो ट्रूप्स है, सैनिक हैं, उन्हें से जल्द वहां से हटाया जाए। हम देखते हैं कि जो द्वंद्व है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसी के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि भारत में भी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, अफगानिस्तान पर चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ G7 की मीटिंग भी अब होने वाली है, जिसमें कई बड़े जो देश हैं वो इसमें आने वाले हैं। इसके बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। लेकिन मुद्दे पर जब हम आते हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स आज इस पर जरूर अपनी बात रखें कि अमेरिका और दुनिया के जो इस वक्त दूसरे देश हैं, बिसाइड्स रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान, दूसरे देशों की अब तालिबान को लेकर रणनीति जो है वो क्या होनी चाहिए, अफगान मसले को लेकर भारत को आज क्या करना चाहिए, क्योंकि वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है जिसका जिक्र आपने भी पिछले हफ्ते किया था। लेकिन इससे बढ़कर अब आगे क्या एक और स्टेप आगे बढ़ाने की भारत को जरूरत है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर अब शुरू कर देना चाहिए। ऐसे में जब रिकॉग्निशन देने की बात आती है, भारत को इस मसले पर आज क्या करना चाहिए। साथ ही साथ आज हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ और भी कई विरोधी जो दल हैं
वो तालिबान को के विरोध में आ गए हैं। सो तालिबान का अभी चाहे विरोध बहुत ही छोटे लेवल पर हो रहा है, लेकिन आगे बढ़कर आपको क्या लगता है, यदि सरकार बन भी जाती है, जिस समावेशी सरकार बनाने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे भी तालिबान के खिलाफ ऐसी जो आवाजें हैं वो वहां पर उठती रहेंगी? एक इंटरनेशनल सपोर्ट की जब हम बात करते हैं, सो उस का पर्सपेक्टिव अभी क्या आपको लगता है? आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है? सो डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। फिलहाल स्ट्रेट टॉक पे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, चल लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं और आज स्ट्रेट टॉक में बात कट्टर तालिबान की हो रही है, जो किस कूटनीति से हार सकता है। और पूरी दुनिया के तमाम उन देशों की आज बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी फिलहाल तालिबान को लेकर अपना रुख तो साफ नहीं किया है, लेकिन आगे उस तालिबान को हराने के लिए उनकी कूटनीति क्या होनी चाहिए, और उसके साथ साथ भारत की भी हम बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल आज जब हम कूटनीति से हारेगा कट्टर तालिबान, तो वो कूटनीति किस तरीके की होनी चाहिए, बात उस पर हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में आ रही हैं। वहां बहुत ही कम जो स्वतंत्र पत्रकार हैं अभी इस वक्त काम कर पा रहे हैं, और लोगों की अगर बात की जाए तो लोग डरे हुए हैं। अधिकारों की बात तो हम करेंगे ही नहीं, लेकिन इतना तय है कि आज नहीं तो कल अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के खिलाफ विरोध के स्वर उठेंगे ही। तब हमें ये तय करना होगा, तब बाकी देशों को तय करना होगा कि तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों के वो साथ होंगे या फिर तालिबान के साथ होंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन कहते हैं कि वो अफगानिस्तान की सिचुएशन पर तत्काल बातचीत के लिए 7 देशों के समूह के नेताओं की एक बैठक बुला रहे हैं। और इस बीच पीएम जॉनसन ने बीते रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ टेलीफोन पर अफगानिस्तान की हालातों पर बातचीत भी की, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र को अफगानिस्तान में मानवीय मदद और उसके फ्यूचर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। सो पीएम जॉनसन ने ट्विटर पर एक पोस्ट किया और कहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोगों को सुरक्षित निकालना सुनिश्चित करने, मानवीय संकट को रोकने और पुराने 20 सालों की मेहनत को सुरक्षित करने के लिए अफगान लोगों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करें। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी भी कहती हैं कि G7 की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे, और ब्रिटेन जो है वो इस साल G7 देशों की अध्यक्षता भी कर रहा है, और इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अफगानिस्तान का जो इश्यू है वो छाया रहेगा। सो अब हम बात करेंगे पंजशीर घाटी की। पंजशीर घाटी लगातार 2 दिन से चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब तक अफगानिस्तान का अभेद किला रही है पंजशीर घाटी, जहां तालिबान के सामने वो कब तक टिक पाएगी, सबसे बड़ा सवाल यही। क्या उसे इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगा, बात इस पर करेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, लेकिन राजधानी काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशीर घाटी अभी भी आजाद है। अफगान का ये जो इलाका है वो अभी तक तालिबान के हाथ नहीं लगा। पंजशीर घाटी लंबे समय से तालिबान के विरोध का एक गढ़ रही है। सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन नेता अहमद शाह मसूद ने फिलहाल इस घाटी को अपना उस वक्त इस घाटी को अपना गढ़ बनाया था। 20 साल पहले भी तालिबान ने जब अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में लिया था, तब भी पंजशीर घाटी खुद को बचाने में कामयाब रही थी। हालांकि अब हालात काफी बदल चुके हैं। तालिबान पहले से मजबूत सिचुएशन में है, और अभी फिलहाल जानकारी है कि उसने पंजशीर को घेरना शुरू किया है, उसकी ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि पंजशीर के जो लड़ाके हैं वो कब तक तालिबानियों का जो मुकाबला है वो कर पाएंगे। जानकारी है कि अब अहमद शाह मसूद का जो बेटा है अहमद मसूद, उसने विरोध का झंडा उठाया है। हालांकि अहमद मसूद के पास अपने पिता की विरासत के अलावा और कोई बड़ी पहचान नहीं है। उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी यही पनाह ली हुई है, और पश्चिमी और तालिबानी जो विरोधी सरकार है उनके साथ नजदीकी रिलेशंस रखने वाले सालेह मसूद के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ एक गठजोड़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा विश्लेषकों का साफ तौर पर मानना है कि पंजशीर जो है वो तालिबान को बहुत ज्यादा टक्कर नहीं दे पाएगा। आगे तालिबान अगर पंजशीर पर नियंत्रण करना चाहेगा तो पंजशीर बहुत दिन तक टिक नहीं पाएगा।
अफगानिस्तान में रह चुके CIA और अमेरिका की सुरक्षा परिषद से जुड़े रहे रक्षा विश्लेषक आज मानते हैं कि ऐसा हरगिज नहीं लगता कि पंजशीर तालिबान को पंजशीर घाटी के बाहर किसी तरह की कोई चुनौती दे पाएगा। बहुत हद तक वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑटोनॉमी बरकरार रख सकता है। जहां तक बात अमरुल्लाह सालेह की है, इन्होंने तालिबान के खिलाफ बन रहे गुट की मदद करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आज बड़ी अपील की है। लेकिन यहां पर सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि उन्हें नहीं लगता है कि पंजशीर को आगे कोई एक बड़ी मदद मिल पाएगी या फिर आप कहें कि एक इंटरनेशनल सपोर्ट मिल पाएगा। यदि पंजशीर के लोग विरोध बरकरार रख पाते हैं तो हो सकता है कि उन्हें कम दर्जे का अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल जाए, ताकि अफगानिस्तान में अलकायदा और दूसरे आतंकवादी समूहों पर नजर रखी जा सके। कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन उन्हें मिलेगा, इस पर शक है। देखा जा रहा है कि अब ज्यादातर देश जो हैं वो तालिबान के साथ हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आगे नहीं लगता है कि पंजशीर तालिबान का जो मुकाबला है वो कर पाएगा। इस समय तालिबान के पास भारी अमेरिकी हथियार हैं, जिनमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी शामिल है। पाकिस्तान भी निश्चित तौर पर तालिबान की मदद कर रहा है। पंजशीर टिका रहा क्योंकि उस बहुत हद तक कहीं ना कहीं भारत, ईरान और तजाकिस्तान और कुछ मौकों पर अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त था। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे में आ जाने के बाद हालात बहुत हद तक जो हैं वो बदल चुके हैं और अब चीन, रूस जैसे देश तालिबान के साथ हैं और अब रूस भी तालिबान की लगातार मदद कर रहा है। ऐसे में शक है कि तजाकिस्तान जो है वो अब इस खेल का हिस्सा होना चाहेगा। बिना तजाकिस्तान के भारत मदद कैसे पहुंचाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। भारत जो है वो तजाकिस्तान के जरिए अफगान सेना को मदद पहुंचा रहा था, लेकिन अब यहां पर भी कहीं ना कहीं शक की सुई जो है वो घूम जाती है। और उधर जहां तक बात अहमद मसूद की है तो वो कहते हैं कि पंजशीर के लड़ाके अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन विश्लेषक यहां पर मानते हैं कि पंजशीर को तालिबान पर किसी भी तरह की बढ़त जो है वो आगे हासिल नहीं है। हालांकि यहां की आबादी अहमद शाह मसूद के साथ है और अफगानिस्तान के अधिकतर हिस्सों ने बिना लड़े तालिबान के सामने समर्पण किया है, लेकिन पंजशीर आज भी डटा हुआ है। इसकी वजह बताते हुए विश्लेषक कहते हैं कि पंजशीर के लोग अपनी जमीन के लिए लड़ने के लिए आज तैयार हैं। पंजशीर तालिबान के खिलाफ विद्रोह का कोई बड़ा केंद्र या गढ़ नहीं बन पाएगा और इसकी वजह यह है कि अब पंजशीर के बाहर कोई विरोध बचा ही नहीं है और ऐसी कोई ताकत अब अफगानिस्तान में नहीं है जो तालिबान के खिलाफ पंजशीर के समर्थन में आ सके। और इस बीच तालिबान के एक दल ने भी बीते शुक्रवार को पंजशीर में कुछ प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी और पंजशीर से ही जुड़े कुछ सोर्सेस का दावा है कि स्थानीय बुजुर्गों ने अपना खून खराबा रोकने के लिए अमरुल्लाह सालेह से भी कहा है कि ये घाटी छोड़कर वो तुरंत चले जाएं। और बात अहमद मसूद की जहां तक है, अहमद मसूद तालिबान सरकार में शामिल होने के लिए आज वार्ता तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं। वो लगातार लड़ रहे हैं और पंजशीर पर नजर रख रहे सुरक्षा विश्लेषकों के मुताबिक मसूद सरकार में बड़ा हिस्सा चाहते हैं और अहमद मसूद ने पिछले कुछ महीनों से हथियार बारूद इकट्ठा किया और नए लड़ाके भी तैयार किए। यदि तालिबान और पंजशीर के लड़ाकों में आगे जंग छिड़ती है तो खून बहना तय होगा। इस बीच शुक्रवार के घटनाक्रम ने तनाव को और भी बढ़ा दिया था। आप जानते हैं कि पंजशीर समर्थक लड़ाकों ने तालिबान पर हमले करके 3 पड़ोसी जिलों को छुड़ाया और इस लड़ाई में 1 दर्जन से अधिक तालिबान लड़ाके जो हैं वो मारे गए और कुछ कब्जे में भी आ गए। अफगानिस्तान में जीत का जश्न मना रहे तालिबान लड़ाकों ने तब कहीं ना कहीं तब तक जब तक की खबर उन तक पहुंची तो उनमें एक आक्रोश जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। और उधर तालिबान नेता खलील हक्कानी, उन्होंने भी दावा कर दिया कि अहमद मसूद ने तालिबान का समर्थन किया है और उन्होंने अहमद शाह मसूद को शहीद भी कहा। हालांकि बाद में तालिबान ने इसका खंडन कर दिया और अहमद मसूद कहते रहे कि यदि कोई अफगानिस्तान पर ताकत के दम पर कब्जा करता है तो पंजशीर उसके खिलाफ आगे खड़ा
होगा। सो अब सवाल ये कि पंजशीर खड़ा तो हो गया, लेकिन देखना यही है कि वो तालिबान के सामने कितनी देर तक टिक पाता है। लेकिन जहां तक बात हम आगे बढ़ने से पहले पंजशीर घाटी की कर रहे हैं, पंजशीर वैली की कर रहे हैं, सो आप इससे कितना सहमत हैं? क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे अफगानिस्तान को कवर अप करने के बाद पंजशीर इज द ओनली क्षेत्र, पंजशीर इज द ओनली प्लेस जहां पर तालिबानियों का जो रूल है वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन खबरें ऐसी है कि वो लगातार दे आर हेडिंग टूवर्ड्स पंजशीर वैली। और जहां तक बात पंजशीर के लड़ाकों की है जो तैयार किए गए हैं तालिबानियों से लड़ने के लिए, सो वहां पर इन लड़ाकों ने 300 तालिबानियों को खदेड़ देने का दावा किया है। लेकिन तालिबान इस बात का लगातार खंडन कर रहे हैं। अब सच क्या है वो अभी तक सामने आया नहीं है, सच्चाई कितनी है वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अगर वाकई ही ऐसा है, पंजशीर वैली के जो लड़ाके हैं वो लगातार तालिबानियों के सामने घुटने ना टेक देने की बजाय लड़ना पसंद करते हैं, तो आगे पंजशीर यदि खड़ा रहता है तो वो तालिबान के सामने कितनी देर तक टिक पाता है? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन विद अस। विद दिस क्वेश्चन कुछ और भी सवाल जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, फिर से उन सवालों पर नजर डालते हैं और चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स भी कॉल कर इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने, इस मंच का हिस्सा जरूर बने। सो वो सवाल ये कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनकी आज रणनीति आगे क्या होनी चाहिए, क्योंकि लगातार रणनीतियों के तहत ही मीटिंग्स का दौर चल रहा है। यूएनएससी में भी लगातार इस पर बात हो रही है, हालांकि एक बड़ा स्टेप अभी तक लिया नहीं गया है। दूसरी ओर G7 की बैठक भी होनी है। सो आगे व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स तालिबान? अफगान मसले को लेकर भारत को क्या करना चाहिए? तालिबान मान्यता भारत जो है वो तालिबान को मान्यता दे या ना दे, या फिर अभी भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में ही खड़ा रहे? आज नहीं तो कल क्या लगता है आपको, तालिबान में समावेशी सरकार बन भी जाती है, सो क्या फिर आगे तालिबान के खिलाफ क्या आपको लगता है कि आवाज जरूर उठेगी? अभेद किला रही पंजशीर घाटी तालिबान के सामने क्या लगता है आपको कब तक टिक पाएगी? इस पर भी अपनी बात रखिएगा। और जहां तक बात एक इंटरनेशनल सपोर्ट की है, सो पंजशीर घाटी के जो लड़ाके हैं इस वक्त तालिबान के सामने जो हैं वो खड़े हैं, उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए लगातार अपील भी की जा रही है। मसूद लगातार जो है वो अपील कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको एक इंटरनेशनल सपोर्ट उन्हें मिल पाएगा? आप कॉल कर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल कर आप अपनी जो आवाज इस मंच पर रख सकते हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रीट टॉक में। क्या कूटनीति से हारेगा कट्टर तालिबान? आज का स्ट्रीट टॉक इसी पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अफगानिस्तान में अमेरिका के सिर्फ एक फैसले ने इस वक्त इस पूरे क्षेत्र में राजनीतिक उथल पुथल शुरू कर दी और हर देश को अपनी सीमा और अपनी रणनीतिक साझेदारी की आज से चिंता सताने लगी है। अफगानिस्तान में तालिबान का वर्चस्व होने का सीधा मतलब कई देशों के लिए एक लंबा संघर्ष आप कह सकते हैं, या फिर अपनी ऐतिहासिक भू राजनीतिक छवि को बदलना है। सो आज तालिबान के समर्थन में चीन, रूस, पाकिस्तान खुलकर सामने आ चुके हैं। मगर इस भौगोलिक क्षेत्र को अगर हम समझें तो पाएंगे कि तालिबान के बढ़ने से सबसे ज्यादा अस्थिरता इन्हीं 3 देशों के लिए खड़ी हो रही है। शायद यही वजह भी है कि तीनों तालिबान से संबंध बनाने के लिए उतावले भी नजर आए। और इन हालातों में किस देश के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या खतरे हैं? सबसे पहले बात हम यहाँ पर रूस की करेंगे। मध्य एशिया में अपने आंगन में चीन का दखल बढ़ने से चिंतित पुतिन रूस के लिए फायदा कम नुकसान ज्यादा है। उसके लिए एकमात्र फायदा भावनात्मक है, और वो ये है कि जिस प्रकार 1980 के एंड में अफगानिस्तान से हारकर उसे निकलना पड़ा था, उसी तरह अमेरिका भी अब हारकर बाहर हुआ है। रूस को शीत युद्ध का बदला पूरा होता दिखता है, और नुकसान ये है कि रूस ऐतिहासिक तौर पर खुद को दुनिया का एक सुपर पावर मानता है। आज उसकी छवि चीन के पिछलगू की बन गई है, जो उसे एक्सेप्ट नहीं है। अमेरिका के बाहर निकलते ही चीन का दखल अफगानिस्तान के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत समूचे सेंट्रल एशिया के देशों में बढ़ जाएगा, जो रूस का आंगन कहलाता है। और ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। सुरक्षा विश्लेषकों का मानना है कि अगर चीन का दखल इस क्षेत्र में बढ़ता है तो रूस को डर है कि उसकी साख कम हो जाएगी। और दूसरा नुकसान यह है कि अफगानिस्तान से अफीम और हेरोइन की तस्करी जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी, और इसका खामियाजा डेफिनेटली रूस को बिगड़ती कानून व्यवस्था के रूप में झेलना पड़ जाएगा।
ईरान की करें। ईरान जो है वो, ईरान की बात करते हैं तो ईरान हेरात से सटी हुई है। पूर्वी ईरान हेरात से सटी हुई पूर्वी सीमा तालिबान बड़े आइसल दोनों से ही शिया आबादी को खतरा है। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से ईरान की पूर्वी सीमा लगती है और अमेरिका की प्रेजेंस से वो इस ओर अभी तक निश्चिंत था। अमेरिका तालिबान और आइसिल दोनों को कंट्रोल में रखे हुए था और अब ईरान के लिए दोहरा खतरा पैदा हो गया है। अगर तालिबान का निजाम आता है तो सीमा पर उसकी शिया आबादी के लिए असुरक्षा बढ़ जाएगी, क्योंकि तालिबान शिया समुदाय के खिलाफ है। तालिबान के प्रतियोगी आइसिल ने पांव पसारे तो खुरासान की मांग बढ़ जाएगी, जिसकी परिकल्पना ईरान, पाकिस्तान समेत सीमावर्ती देशों के हिस्से को मिलाकर एक नया इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। बात करें सऊदी अरब की। अब सऊदी अरब जो कट्टरपंथ नहीं चाहता, तभी तालिबान पर अब तक वो चुप्पी साधे रखा हुआ है। प्रिंस सलमान के नेतृत्व में सऊदी अरब अब तक कट्टर इस्लामिक शासन से बचना चाह रहा है। पाकिस्तान के आग्रह पर जिस तन्मयता से वो 20 साल पहले धर्म के नाम पर चंदा दिया करता था, अब वो उतना आतुर नहीं दिखता। उल्टे अमेरिका की मदद से वो इजराइल से अपने रिलेशन सुधारने में आज लगा हुआ है। यमन में भी हम देखते हैं कि ईरान से लड़ने से उसने परहेज किया और उसके लिए जरूरी है कि वो रूस के साथ तेल के भाव पर साझेदारी डेवलप कर सके, और ये अमेरिका की मदद के बिना संभव नहीं होगा। और अमेरिका इसी बहाने रूस को अपने खेमे में लेने की लगातार कोशिश करेगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो रेडिकल फोर्सेस कभी समझेगी नहीं। तालिबान जो जिस औरत ने इनको पैदा किया उसके ऊपर जो तशद्दुद करते हैं, अगर ये अपनी माँ के नहीं हैं तो ये किसी के भी नहीं हो सकते। दूसरा, ये इनको मानसा, इनकी सरकार को मानसा देने का सवाल जहां तक है मानसा तो कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर दुनिया की कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं और उनको मालूम है कि यही एक सीधा साधा रास्ता है जिसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन इक्वली आ जाती है और यही एक तरीका ठीक है जी। और वो ऐसी गवर्नमेंट को तो कभी भी मानसा नहीं देंगे। अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नेटो फोर्सेस हैं, वो भी या कोई कर लें, वो नहीं देंगे। अब इनको ये है कि इनको इकोनॉमिक एम्बार्गो इनको ऊपर लगाना चाहिए। देखिए, इनकी हमाकत देखें कि इंडिया के साथ इन्होंने तिजारत पे पाबंदी लगा दी। अब इनके साथ भी बजाय इसके कि आप इनको हथियार दें, असला दें, इनके ऊपर इकोनॉमिक एम्बार्गो लगा दें। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये दूसरी कंट्रियों में बहुत मनसर करता है इनका आगे चलना और इनकी खुराक। अगर आप इनको खाना नहीं देंगे, इनको चीजें आन प्रदान नहीं करेंगे, ये अपने आप मर जाएंगे। ये देख नहीं रहे। अब जहां तक असले की बात है, 30 साल के अंदर रशिया ने और अमेरिका ने देख लिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता। अब चाइना का के इंटरेस्ट है और वो इसमें अभी आ गए हैं, लेकिन चाइना भी ब्लीड करेगा, बहुत बुरी तरह ब्लीड करेगा। हम ये सब जानते हैं, लेकिन चाइना में हमारा इंटरेस्ट ये है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात आ जाती है। जो चाइना प्रोड्यूस करके दुनिया को देता है वो हमारी जीडीपी और हमारी प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है। अमेरिका में कोई चीज आप ले लीजिएगा, मेड इन चाइना है, क्योंकि चीप लेबर है, चीप माल बन जाता है, क्वालिटी का बनता है और हम लोग उसके ऊपर फायदा हम लोग उठाते हैं। इसी तरह से अगर हमारा इंटरेस्ट जो है चाइना में, वो इसलिए है
कि एक कंट्री ऐसी है जो कि हमें बहुत तंग कर सकती है, हमारी नेबरहुड में है, बिल्कुल हमारे पास है। हमारे पास भी कुछ सामान आता है, कुछ सामान ऐसा भी है जो कि चाइना को बहुत जरूरी चाहिए उनकी अपनी खपत के लिए, लेकिन चाइना को तो फिर भी आप बातचीत कर सकते हैं। ये रेडिकल फोर्सेस जो हैं, जैसे वेनेजुएला में हैं, यहाँ हैं, इनको आप काबू नहीं कर पाते। चाइना हथियार कहां तक देगा इन्हें, कौन से हथियार देगा, कितने रिप्लेनिशमेंट कर देगा? जब उनकी सी पैक रोड, चाइना पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर की रोड बन गई, उन्होंने इनका बुरा हाल कर देना, इनको अभी मालूम नहीं है। अब ये हो सकता है कि मिलिटरीली इनको खून खराबा करने की बजाय अगर आप अपना तिजारत से इनकी बंद कर दें जी, इकोनॉमिक एम्बार्गो इनको ऊपर लगा दें, तो ये बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। ये गवर्नमेंट अपने आप बना नहीं सकते और बहुत देर तक चलेगी नहीं। ठीक है। अब जहां तक मानसा देने का सवाल है, आप थोड़ा रुकें या देर लगाएं, उसका सवाल ही नहीं, आपने देनी ही नहीं है। अगर आप ऐसी गवर्नमेंट को मानसा देंगे, ये बीमारी कोविड की तरह और देशों में भी फैल जाएगी, तो वो सवाल नहीं हो सकता। इनको मारने का एक ही ढंग है कि आप इनका खाना पीना बंद कर दीजिएगा, इनको वहीं पे रहने दीजिएगा, जहां रहें खुशहाल रहें। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चलिए, कुछ और कॉलर भी इन बिटवीन हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन कॉल एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में बात आज कूटनीति से क्या हारेगा कट्टर तालिबान, बात इस पर हो रही है। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भास्कर जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार जी, मेरी कॉल लेने के लिए। इसमें जी मैं कुछ अपने थोड़े से विचार रख सकता हूँ। वो ये है कि अब जो अभी तो खैर वहाँ कुछ है ही नहीं कि उसको उनको रिकॉग्निशन करने के लिए गवर्नमेंट कोई है ही नहीं। अभी तो वो आप ऐसा ही एक वो केओस वाली सिचुएशन है, तो वो तो अभी बहुत दूर की बात है। अब आप ये देखिए कि अब जो पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, पहले उसने भी सोचा था कि मैं जहाँ वहाँ जाता हूँ और वो वहाँ कुछ अपना नंबर दर्ज करता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है। भाई हम बड़े आपके हित चिंतक हैं, लेकिन अब उसने भी कैंसिल कर दिया। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि अब उनको खुद ही पता नहीं है कि अगर हम आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि अब जो तालिबान है इन्होंने कह दिया कि हम ये जो हमारी कंट्री होगी ना, एमिरेट होगा, ये इस्लामिक देश होगा। अब इस्लामिक होगा तो इसमें तो फिर वो जो लेडीज के जो राइट्स हैं, जो उनके जो एजुकेशन है या दूसरे सोशल इक्वालिटी है, वो उनमें वो नहीं दे रहे हैं। वो तो कोड़े मार रहे हैं। वो तो उनको लेडीज को कुछ समझते ही नहीं है। ऊपर से तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि हम ये जो है कि हम सबका ध्यान रखेंगे, यहाँ लेडीज का भी ध्यान रखेंगे, जेंट्स का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर वो एमिरेट हो जाएंगे और जो उनकी जो बैकग्राउंड है, जो उनकी बेसिक मानसिकता है, उनको कहाँ से चेंज करोगे? वो एक बेसिक जो किताब है जिसको वो फॉलो करें, उसको कहाँ से चेंज कर लोगे? आप कह तो सकते हो, लेकिन जो आपका शुरू से एक माइंड सेट है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये सब जानते हैं। और अब इतना हुआ है कि पाकिस्तान में अब देखिए, अभी तो उन्होंने कुछ माना नहीं, कुछ किया नहीं, और वहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में क्या क्या वहाँ इन्होंने वो शरीयत लॉ का वो पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया कि यहाँ भी हो। तो वो खुद डर गए, कहते हैं आधा तो पाकिस्तान खैर थोड़ा मॉडर्न है, वहाँ इतनी नहीं है, लेकिन आधा अभी भी बैग उसमें है, वहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं है जैसे फाटा है, दूसरे जो और जो उनके स्टेट्स हैं वहाँ इतना नहीं है, तो वो जल्दी कैच कर लेंगे। तो अब उनको
और अगर उन्होंने वो तो कैच करेंगे ही करेंगे, तो अब फिर उनको ये लगता है कि अगर ये शरिया का हो गया, वो तो क्योंकि वो ऐसा फॉलो करते हैं, वो जल्दी कैच हो जाएगा और फिर यहाँ भी गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। तो वो एक उनको एक बहुत जो चिंता सता रही है ना, वो ये है, इसलिए वो पीछे हट गए। अब वो डबल माइंडेड हो गए कि हम क्या करें। और जहां तक अब ये तालिबान का है, अब देखिए कि वहां पर आईएसआई भी आ गया है, वो काबुल में उनका हेड जी ऑफिस। सर, बिल्कुल, ये हाँ, बिल्कुल नेशनल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रही हूँ सर। अभी जो फिलहाल हो रहा है वो सब जानकारी में है, लेकिन आज हम जिस पर बात वो ये कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। आज जब हम, अब आप जानते होंगे कि G7 की बैठक 24 तारीख को होनी है, ठीक है। जी जी ऐसे में अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों की अब क्या रणनीति होनी चाहिए, आप उस पर अपनी बात सर जल्दी से रखिएगा। देखिए वहाँ वो तो देखिए अब जल्दी उसको तो आप रिकॉग्निशन कर ही नहीं सकते। नहीं सर, आप रिकॉग्निशन की अगर बात आप नहीं कर कोई- रहे हैं ना, एक डिप्लोमेटिक स्टेप्स हाँ जी। क्या उठाने चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसको तो किसी ना किसी तरीके से तो उनको देखिए तोड़ना है, उसको कमजोर करना है, उसको एनकरेज नहीं करना है। और ये तो जो कंट्रीज हैं ये उनको उनके ये जो बड़ी कंट्रीज है, ये चाइना है, रशिया है या दूसरे हैं, ये उनको भी देखना है कि हम किसी भी तरीके से इनको ऐसा ना एनकरेज ना करें कि जिससे वो वहाँ टिक पाए। और वो जो है जो ह्यूमन राइट्स हैं या जो फ्लरिश करना, जो इस्लामिक जो कट्टरता है, वो ना फैले। उनको किसी ना किसी ढंग से उनको डिस्करेज ही करना है, चाहे तो भारत हो चाहे तो वो दूसरे भी हो। वो भारत को उनसे बिगाड़ने की क्या जरूरत, अननेसेसरी गो द अदर वे, मेक नो सेंस। भाई आप न्यूट्रल हो जाइए। अभी देखिए वेट एंड वॉच, बिगाड़ के क्या होगा? बिगाड़ना तो बड़ा आसान होता है, बनाना ही मुश्किल होता है ना। हमने तो देखिए जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी है वो तो कर ही दी है, लेकिन और बिगाड़ लें तो वो कोई सेंस नहीं बनती। हमारा तो जो गया है वो गया, लेकिन अगर हम न्यूट्रल हो जाए, वेट एंड वॉच रखते हैं, तो कल को फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है। हम एज ए कुछ एडवाइजर वहाँ कुछ कर सकते हैं, एज कुछ उनको सलाह दे सकते हैं, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तुम्हारो तो वो इनको ये चाहिए कि उनको उनका वो जो दाना पानी है, उनको जो डिस्करेजमेंट है, और उनको वो इनकरेज ना करें, वो जल्दी से जल्दी, तभी वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। और क्योंकि वो चारों तरफ से लैंडलॉक कंट्री, उनका अपना तो कुछ है नहीं, तो अगर ये करेंगे तो फिर वो डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो दुनिया को भी इसका फायदा होगा, वहाँ टेररिज्म फैल नहीं पाएगा, पैदा नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच सर अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। कॉल्स लेने से पहले हम लगातार उन तमाम देशों की बात कर रहे थे जो इस वक्त फिलहाल उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं डिप्लोमेटिक तरीके से, और कुछ ऐसे भी देश का जिक्र हमने किया जो उन्हें सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तालिबान से वो अगर जुड़े या ना जुड़े, इससे उनमें हानि और लाभ दोनों ही किस तरीके से होंगे उसकी हमने बात की। लास्ट में ईरान की बात की थी, बात हम अब पाकिस्तान की भी करेंगे। सबसे पहला देश जिन्होंने तालिबान को समर्थन भी दिया चाइना के साथ, पाकिस्तान की जहां तक बात है, हम देखते हैं कि अमेरिका के हटने के बाद पाकिस्तान को पश्चिमी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मिलने वाली जो एक आर्थिक मदद है उसे जारी रहने की संभावना जो है वो खत्म हो रही है। आज भी व्हाट वी सी कि पाकिस्तान का जो निर्यात है वो पश्चिमी देशों को है, चीन को नहीं। चीन से सिर्फ उसे लोन मिलता है। ऐसे में पश्चिमी देशों से रिलेशंस ठीक रखने के लिए वो आज ये दिखाना चाहता है कि वो तालिबान को नियंत्रित कर धार्मिक अतिरेक की सीमाएं लांघने से रोक सकता है। दुनिया भी तालिबान को पाकिस्तान का ही सब्सिडरी मान रही है आज, मगर खुद पाकिस्तान को शक है कि वो तालिबान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तालिबान ने सीधे रूस, चीन, भारत से रिलेशन स्थापित कर लिए हैं जो उसे पाकिस्तान की जरूरत नहीं रह जाएगी। और अगर तालिबान भी ड्यूरन लाइन का मसला उठाते हुए सीमा विवाद छेड़ देता है तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा भी अस्थिर हो जाएगी। बात चाइना की भी करेंगे। जिनपिंग की सबसे बड़ी चिंता कि कहीं शिनजियांग में पैठ ना बना ले तालिबान। अपनी पश्चिमी सीमा पर आतंकवाद के बढ़ते खतरे की वजह से चिंतित चीन आज तालिबान को अपने खेमे में शामिल करने के लिए उतावला है। वो इस खतरे को अपने फायदे में तब्दील करने की भी कोशिश में लगा हुआ है। चीन ने मुस्लिम बहुल शिनजियांग प्रांत में जनता पर बर्बर रुख अपनाया हुआ है। दुनिया के मुसलमानों के हिमायती पाकिस्तान ने भी चीन के मुसलमानों से मुंह मोड़ रखा है।
चीन को कहीं ना कहीं डर है कि तालिबान और उसके समर्थक गुट चीन में मुसलमानों के पक्ष में आकर आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। और चीन को यह भी डर है कि ताजपोशी के बाद तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर जाकर भारत और अमेरिका से हाथ मिला सकता है। और फायदा यह है चीन को कि अमेरिका के मुकाबले खुद को मजबूत साबित कर पाएगा। अफगानिस्तान के खनिज के खजाने भी उसे मिल पाएंगे। जहां तक बात चाइना की है, अमेरिका कमजोर साबित हो रहा है, ये चीन को रास आ रहा है। जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों के लिए चीन जो है वो संदेश आगे दे सकता है कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर उन्हें छोड़कर भाग सकता है। सो चीन को अफगानिस्तान में करीब 325 लाख करोड़ रुपए की खदानों का रास्ता जो है वो साफ नजर आता है। और चीन को अफगानिस्तान बेल्ट एंड रोड के माध्यम से मध्य और सेंट्रल एशिया के साथ साथ पूर्वी यूरोप में अपने पांव जमाने का जरिया भी नजर आता है। सो इसकी भी हमने हानि और लाभ की बात की, भारत की भी बात करेंगे। भारत के लिए नए अवसर और चुनौतियां उभर रही हैं। खासकर तो हम डे 1 से चुनौतियों की ही बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि एक तरफ तो भारत रूस और ईरान को यूएस के करीब ला सकता है और दूसरी तरफ वो तिब्बत का मामला उठाकर ताइवान की मदद कर चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। सो ऐसा करने के लिए उसे क्वाड में सहभागिता बढ़ानी होगी। अमेरिका के प्रतिबंध के बावजूद उसे ईरान से तेल खरीदना शुरू करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान की जनता की सुरक्षा, आतंकवाद का मुद्दा उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जोरों शोरों से उठाना पड़ेगा। सो जहां तक आज सवाल हमने स्ट्रेट टॉक के माध्यम से ये उठाया कि अफगान मसले को लेकर अब भारत को क्या करना चाहिए। जहां तक बात रिकॉग्निशन की है, वो उसे दे या ना दे, सामने किस तरीके की चुनौतियां आज खड़ी हैं। आज हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में तेजी से बदलते जो घटनाक्रम हैं और जो मौजूदा हालात हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि तालिबान जो है वो लंबे समय के लिए सत्ता में लौटने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसे में सुरक्षा को लेकर मध्य और दक्षिण एशिया के देशों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ रही हैं। भारत के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है। सामरिक मामलों के जानकारों को आज लगता है कि भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो आज यही है कि वो तालिबान की हुकूमत को मान्यता दे या ना दे। वैसे इसको लेकर आज राय बटी हुई है। कुछों का मानना है कि भारत को फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि तालिबान की विचारधारा में कोई खास बदलाव आया नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। वो तब भी लोकतंत्र लागू करने के खिलाफ थे और वो अब भी लोकतंत्र के खिलाफ हैं। तालिबान देश को शरिया के कानून के हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से जिस तरह अमेरिकी नेतृत्व वाली नेटो फौजें अचानक हट गईं और जिस तरह पूरे देश में अराजकता फैल गई, उससे कूटनीतिक संबंधों को भी अचानक आज झटका लग चुका है। सो इस घटनाक्रम में एक नए ध्रुव का उदय हुआ, जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान आज शामिल हैं। क्योंकि ईरान के रिलेशंस भी अमेरिका के साथ ठीक नहीं है, इसीलिए वो भी तालिबान को मान्यता देने के पक्ष में ही नजर आता है। सो ये भी भारत के लिए आज सबसे बड़ी चिंता की बात है। भारत के पूर्व उपराष्ट्र सुरक्षा सलाहकार, उनका मानना है कि पानी के स्थिर होने तक भारत को सब्र के साथ काम लेना होगा। उनके अनुसार तालिबान से भारत को कुछ हासिल नहीं होने वाला। तालिबान के असली चेहरे से सब आज परिचित हैं। तालिबान अभी तक एक घोषित चरमपंथी गुट है और चरमपंथ और रूढ़िवादी बड़ी समस्या बने रहेंगे, क्योंकि वो सोच कहीं से खत्म होने वाली नहीं। सो तालिबान की सत्ता पर दखल से जिहादी सोच और विकसित होंगे, जिसके दुष्परिणाम पूरी दुनिया ने पहले ही देख लिए हैं। सो आज के स्ट्रेट टॉक में फिलहाल इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। फिलहाल दीजिएगा इजाजत। जस हिंदी की बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।